हाँ भाई, सभी को नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल है बताओ। सब बढ़िया हो, मस्त हो, खुश हो। ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम। गर्मी खूब पड़ रही है भाई। ध्यान रखना अपना। है, लासी राबड़ी पियो, मस्त रहो, पढ़ो। ठीक है। आई थिंक आपकी स्टडी इन गर्मियों की छुट्टियों में मस्त चल रही होगी। तो आज की जो ये क्लास रहने वाली है ना बच्चों, अब ये क्लास मैथमेटिक्स के लिए रहेगी। ठीक है ना। जिसके अंदर हम क्लास 10th की जो पूरी मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे। और हमारे साथ जो है वो हमारे साथी अध्यापक डेविड जी सर हैं। तो आज की इनकी क्लास आप स्टार्ट करेंगे। और आप मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच। सर की क्लास स्टार्ट होती है। एंजॉय कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। ठीक है। आप सर से बात करो। थैंक यू। लो सर। हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि सर ने बताया कि आज हम 10th क्लास की जो मैथ है वो स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अपने पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, आज वो शुरू करेंगे। तो देखो, अपना चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो इसमें देखो कि वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम संख्या के बारे में देख लेते हैं कि संख्या क्या होती है। तो आपने जैसा कि 6th 7th क्लास में पढ़ा है कि सर संख्या है वो अंकों से मिलकर बनती है। तो दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। संख्या का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर किसका निर्माण होता है? संख्या का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक अंक, सर कैसे? जैसे मैंने कोई भी अंक लिख लिया, जैसे दो लिखा, तो इसे हम संख्या न बोलकर क्या बोलेंगे? ये एक अंक है। अब सर ये अंक क्या होते हैं? देखो, संख्या होती है ना, इन संख्या को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग होता है उन्हें ही क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। संख्या को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग होता है उसे ही क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। अब अंक है वो कितने होते हैं? अंक मुख्य रूप से 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन से? उसे सभी को पता है कि सर 0 से लेकर जो अपने 9 तक हैं वो क्या होते हैं? अंक होते हैं। ये है अंक। ठीक है। अब इन्हीं से किसका निर्माण हुआ? संख्या का निर्माण हुआ। इन्हीं से किसका निर्माण हुआ? संख्या का निर्माण हुआ। तो संख्या की परिभाषा क्या बताई मैंने? दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर किसका निर्माण होता है? संख्या का निर्माण होता है। जैसे मैंने अकेला दो लिखा, तब तो हम इसे अंक समझेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने इसके साथ कोई और अंक लागू कर दिया, लगा दिया, जैसे मैंने इसके साथ 8 लगा दिया, तब आप ये बताओ, ये जो कंप्लीट 28 पढ़ेंगे, ये अपनी क्या है? एक संख्या है। क्या है? संख्या है। अब मैं ये पूछूं आपको कि बताओ, इस 28 में अंक कितने हैं? तो कितने अंक होंगे इसमें? इसमें सर दो अंक होंगे। कितने अंक होंगे? दो अंक होंगे। कौन कौन से? एक तो सर इसमें दो है और एक अंक 8 है। ठीक है। तो इस 28 में कितने अंक हो गए? दो अंक हो गए।
अब इसी प्रकार जैसे मैंने कोई और संख्या ले ली, जैसे मैंने 375 ले लिया। अब आप लोग बताओ इस 375 में कितने अंकों का उपयोग हुआ है? इसमें 3 अंकों का उपयोग हुआ है। कितने अंकों का उपयोग हुआ है? 3 अंकों का उपयोग हुआ है। कौन कौन से हैं वो 3 अंक? सर एक तो 3 है, एक 7 है और एक 5 है। इन 3 अंकों का उपयोग इसमें हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अपने संख्या पे, जो अपना चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो देखो होती क्या है वास्तविक संख्या। हम इस संसार में जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी संख्याएं पढ़ी हैं, वो सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। जिन संख्याओं में संख्या है वास्तविक संख्या, जिन संख्याओं में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या शामिल है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या शामिल हो, वो संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या हो गई? परिमेय तथा अपरिमेय से मिलकर वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो सर ये परिमेय संख्या है, ये कौन सी होती है? जैसा आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि सर वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकें, वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब इसमें एक बात है कि यहाँ पे जो ये q है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। q 0 क्यों नहीं होगा? यदि आपने q 0 ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे p/0 लिखा, q का मान क्या लिया मैंने? 0 लिया। तो q आपने जैसे ही 0 लिया तो ये क्या बन गया? ये अपरिभाषित मान बन गया। क्या बन गया? अपरिभाषित मान बन गया, यानी इसका मान है वो अनंत आएगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है, हाँ इसमें p 0 हो सकता है, p का मान 0 हो सकता है। जैसा आपने 9th क्लास में 1.1 का पहला ही क्वेश्चन किया था कि बताइए कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो वहां पे जो p है इसका मान 0 था, न कि q का मान 0 था। ठीक है, अब देखो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। परिमेय का विपरीत है। परिमेय को तो p/q के रूप में लिख सकते थे, जबकि अपरिमेय को p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, दूसरी परिभाषा देखें तो ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं है, कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब इसका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं होगा, सर कैसे? कौन सी संख्या? जिस प्रकार मैंने लिखा √2 एक अपरिमेय संख्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ √3, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। एक लिखता हूं मैं √4, ये देखेंगे कि परिमेय है या अपरिमेय। तो बताओ √4 परिमेय है या अपरिमेय? परिभाषा देख लेना कि जिसका पूर्ण वर्गमूल संभव न हो, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो देखो ये जो √4 है, हम सबको पता है कि सर √4 है, इसका मान कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। इसका तो पूर्ण वर्गमूल आ गया 2, तो इसलिए ये जो √4 है ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो को अपरिमेय नहीं है तो कौन सी हुई? सर ये परिमेय हुई,
क्यों? क्योंकि 2 को क्या लिख सकते हो आप, 2/1 लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे देखो Q कितना है, 1 है, P कितना है, 2 है, तो P/Q के रूप में लिखी गई। तो जो संख्या P/Q के रूप में लिखी गई वो परिमेय, और जो P/Q के रूप में नहीं लिखी गई वो अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो आगे। अब इसमें हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड तो मेरे हिसाब से सभी को आते हैं आपको। आपने क्योंकि 6th क्लास 7th क्लास में बहुत से अभाज्य गुणनखंड किए हैं हमने। तो देखो, जैसे मैं कोई संख्या लेता हूं 22 ले लिया, अब इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो याद रखना, अभाज्य गुणनखंड करने से पहले हमें विभाजकता के नियम आने चाहिए। विभाजकता के नियम, सर ये विभाजकता के नियम, हाँ ये आपने जैसे 3rd क्लास 4th क्लास में बहुत से पढ़े हैं। 2 से संख्या कब विभाजित होती है, 3 से कब होती है, 4 से विभाजित कब होती है, इस प्रकार आपने पढ़े हैं। तो देखो, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो आप ये बताओ कि इसमें किसका भाग जाएगा पहले। सर यहाँ पे 22 लिखा है, 22 में इकाई अंक देखो, स्टार्टिंग हमको कहां से करनी है, 2 से ही करनी है। 2 से देखते चलेंगे कि 2 का भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि 2 का भाग नहीं हुआ तो हम 3 का देखेंगे, 3 के बाद 4 का देखेंगे, 4 के बाद 5 का देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 2 का भाग कब जाता है, 2 का भाग तभी जाता है जब संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो उस संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा। अब आप लोग इसमें देखो कि इसका इकाई अंक क्या है। सर इसका इकाई अंक 2 है, यदि 2 है तो 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 का भाग देते हैं। कितनी बार गया, सर इसमें 1 बार, इसमें भी 1 बार, 11 बार चला गया, 11 दूनी 22 होते हैं। अब देखो वापस 2 का जाएगा या नहीं जाएगा, तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो कितना है, 1 है। और हमने क्या बताया कि यदि किसी संख्या में 2 का भाग जाए तो उस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। तो इसमें तो 1 आ गया, तो 2 का नहीं जाएगा। अब सबको पता है कि सर इसमें किसका भाग जाएगा, ये एक अभाज्य संख्या है। जो 11 मिला वो 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या में केवल स्वयं का ही भाग जाता है और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो इसे 11 में 11 का ही भाग जाएगा। कितनी बार, 1 बार। तो 22 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले वो अपने को मिल गए 2 × 11। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलो एक और कर लेते हैं इसमें। जैसे 120 लेता हूं, मैंने एक संख्या ले ली 120, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो आप लोग ये देखो कि इसमें भाग किसका जाएगा। सर्वप्रथम इसका इकाई अंक देख लो, इकाई अंक कितना, सर 0। यदि इकाई अंक 0 हो तो उस संख्या में किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। तो इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, सर 60 बार चला गया।
अब वापस चेक करो इसका इकाई अंक कितना, वापस इसका इकाई अंक 0 आ गया, तो इसका मतलब 2 का भाग वापस जाएगा। तो इसमें 2 का भाग वापस देते हैं, कितनी बार, 30 बार। ठीक है, वापस 0, 2 का भाग 15 बार गया, क्योंकि 15 दूनी कितने होते हैं, 30 होते हैं। अब देखो इसका इकाई अंक कितना है, सर इसका इकाई अंक 5 आ गया, तो बताओ 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखो इकाई अंक कितना, 5। यहां पे मैंने बताया था कि 0, 2, 4, 6 और 8 हो तभी 2 का भाग जाता है, अन्यथा 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अब इसका इकाई अंक तो 5 आ गया, मीनिंग 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अब किसका चेक करें, अब सर चेक करेंगे 3 का। किसका चेक करेंगे, 3 का चेक करेंगे कि 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो 3 का भाग कब जाएगा, 3 का भाग तभी जाएगा जब अंकों का योग, जो भी संख्या है उस संख्या में अंकों का योग, यदि अंकों का योग यदि 3 का गुणज, 3 का क्या हो, गुणज हो, तभी उस संख्या में 3 का भाग जाएगा, अन्यथा 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 3 का गुणज का मीनिंग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। यदि अंकों का योग 3 के पहाड़े में आ गया, इट मीन्स उस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो अंकों का योग कितना, 5 और 1 6, तो 6 3 के पहाड़े में आता है, इसका मीनिंग इसमें किसका भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा। कितनी बार, 5 बार, और 5 में तो 5 का ही भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो 5 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 1। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये इसके अभाज्य गुणनखंड मिल गई। अब एक बात बताओ, क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, सर ये कैसे लिखा, आप ये बताओ, 2 का गुणा कितनी बार हो रहा है, 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, इसका मीनिंग 2 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। और यहां पे देखो 3 एक बार तो 3 की पावर 1, 5 एक बार तो 5 की पावर भी 1। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, चलो आगे देखो। अब इसमें हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ ये भी हमने वही बात 6th 7th में बहुत से किए हैं। एलसीएम लेना जिसे हम लेसएप बोलते थे, एचसीएफ जिसे हम मैसएप बोलते थे। सर एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना आता है सभी को, होता क्या है वो देखो कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो हो गया छोटे से छोटा सार्वगुणज, उभयनिष्ठ सार्वगुणज। एचसीएफ क्या, एलसीएम क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटे से छोटा उभयनिष्ठ सार्वगुणज। और ये जो एचसीएफ है ये क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा कॉमन सार्वगुणनखंड।
बड़े से बड़ा उपनिष्ठ सार्वय गुणन। ठीक है, अब देखो इसमें एक संबंध है अपने कि जब आपको दो संख्याएं दे दी जाए, मैं मान लेता हूं कि माना ए व बी दो वास्तविक संख्या है, दो वास्तविक संख्या है। ठीक, ए व बी को क्या मान लिया मैंने, दो वास्तविक संख्या मान ली। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा, HCF ए और बी का, ये भी कलर दिखाई नहीं दे रहा क्या, ए और बी का HCF। ठीक है, वापस वही ले लो फिर, और इन दोनों संख्याओं का LCM। ठीक है, ए बी का HCF और ए और बी का LCM, और इन दोनों संख्याओं में एक संबंध होता है, उस पे अपने क्वेश्चन है, उस संबंध पे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो क्या होता है, देखो कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल, यानी इसको ऐसे लिख सकता हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF, उन दोनों संख्याओं के HCF इंटू उन दोनों संख्याओं के LCM। ये होता है, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो LCM इंटू HCF के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हमने दो संख्या कौन कौन सी मानी, एक तो A को माना है, एक B, ये दो वास्तविक संख्या मानी है ना। अब इनको क्या करेंगे, ऐसे लिख सकता हूं कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, ये बराबर होती है किसके, HCF इंटू LCM के। इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि दो संख्याएं हमने मान रखा था, A और B। ठीक है, ये एक संबंध है दो संख्याओं के HCF और LCM के। ठीक है, यहां से अपना क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चीज। ठीक है, यदि मैं यहां पे आपको दो संख्या दे दूं और HCF दे दूं तो LCM कैसे ज्ञात करोगे, तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या मैं कि A इंटू बी बराबर HCF दे रखा हो तो HCF तो बाद में आ जाएगा, और LCM जब ज्ञात करना हो तो ये बराबर में। ठीक है, यदि आपको LCM दे दिया जाए और HCF आपको ज्ञात करने को बोले, तब क्या बनेगा, तब ये बन जाएगा कि A इंटू बी बटे, HCF ज्ञात करना है, LCM दिया है, तो जो संख्या दी हुई है उसको क्या ले आओ, भाग में। क्यों, क्योंकि जब कोई संख्या गुणा में होती है और उस संख्या का हमें पक्षांतरण करना है तो वो गुणा वाली संख्या कहां पे जाएगी, भाग में जाएगी। तो ये जो LCM ये कहां पे आ जाएगा, भाग में, और बराबर में क्या रह गया। ठीक है, एक ये बन गया। अब इसी प्रकार ये बन जाएगा जब आपको LCM और HCF दे दे और एक संख्या दे दे, तो जो संख्या दी हुई है उसको कहां पे ले जाओ, भाग में ले जाओ। ठीक है, ये एक संबंध है, ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से कह रहा हूं। अब आगे देखो, एक पॉइंट और इसमें देखो कि कोई भी संख्या, जैसे मान लेता हूं मैं कि माना A की पावर n
ये कोई वास्तविक संख्या मान लेता हूं कि माना a की पावर n वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, अब हमें यह बताना है कि सर ये जो a की पावर n है वो शून्य पे समाप्त कब होगी। यानी इसको जब आप हल करो, जितनी भी संख्या की पावर दे रखी हो वो पावर करो, तो ये बताना है कि यह संख्या शून्य पे समाप्त होगी या नहीं होगी। तो देखो a की पावर n शून्य पे समाप्त कब होती है? a की पावर n शून्य पर समाप्त कब होती है? वो देखो a की पावर n शून्य पे तभी समाप्त होगी जब a के अभाज्य गुणनखंड में, a के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। जब a के अभाज्य गुणनखंड करो तो उस अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आने चाहिए। यदि 2 और 5 दोनों हो तो हम कह देंगे कि ये जो a की पावर n है वो समाप्त शून्य पे होगी। यानी उसका जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, वो कितना होगा? 0 होगा। यदि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तब, जैसे मैंने a के अभाज्य गुणनखंड किए, a के क्या करता हूं? अभाज्य गुणनखंड करता हूं, गुणनखंड। तो मान के चलो a के अभाज्य गुणनखंड में मेरे को एक तो 2 मिल गया और एक मेरे को 3 मिल गया। तो बताओ ये 0 पे समाप्त होगी या नहीं होगी? ये जो a की पावर n है। देखेंगे सर आपने बताया था कि a के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आने चाहिए। यहां पे तो 2 अकेला है, 5 के स्थान पे 3 आया है, तो 5 तो नहीं है ना। तो 5 नहीं है तो क्या शून्य पे समाप्त होगी? तो ये संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगी। हाँ, यदि इस तरह से आ जाए, a के अभाज्य गुणनखंड में 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, 2 और 5 दोनों आ जाए, और साथ में कोई भी संख्या जैसे 3, 7, इनके अलावा कोई भी संख्या आ जाए, तब भी ये शून्य पे समाप्त होगी। क्यों? क्योंकि 2 और 5 आ गया। ठीक है, तो याद रखना, किसी भी संख्या की पावर n हो तो वो संख्या शून्य पे समाप्त कब होगी? जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। यदि 2 और 5 दोनों होंगे तभी वो संख्या शून्य पे समाप्त होगी, अन्यथा वो संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अब देखो जैसे इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल है अपना। जैसे एक एग्जांपल कह रहा है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। एक एग्जांपल ले रहा हूं अपना किताब हुआ कि 4 की पावर n पर विचार कीजिए कि जहां n प्राकृत संख्या है। n क्या दे दिया? प्राकृत संख्या दे दी। तो जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n शून्य पे समाप्त हो जाए। अपने को एक संख्या दे दी 4 की पावर n, ठीक, जहां पे n क्या दिया है? n दिया है प्राकृत संख्या। n क्या दे दी? प्राकृत संख्या दे दी। एक बार प्राकृत संख्या देख लो।
प्राकृत संख्याओं को n के द्वारा दर्शाया जाता है। प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? n के द्वारा दर्शाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसे नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए n के द्वारा दर्शाया गया। ठीक है, होती क्या है? जो संख्या एक से शुरू होती है और कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती है। एक से शुरू होकर अनंत तक चले, वो कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्या। कुछ भी हो सकता है इसमें, 1,00,000 हो सकता है, 1,10,520 हो सकता है। ठीक है, जहां n प्राकृत संख्या दे दी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n का कोई एक ऐसा मान है जिसके लिए ये जो 4 की पावर n है वो 0 पे समाप्त हो जाए। तो पीछे क्या बताया मैंने आपको कि आप क्या करो, a की पावर n 0 पे समाप्त कब होगी? तो क्या करना है? a के अभाज्य गुणनखंड करना है, और a के अभाज्य गुणनखंड में देखना है 2 और 5 है क्या। उसी प्रकार हम क्या करते हैं? 4 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहां पे सॉल्यूशन देखो, 4 की पावर n, क्या 4 की पावर n को इस तरह से लिख सकता हूं क्या? 2 इंटू 2 की पावर n लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 4 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले? 2 इंटू 2 मिल गया। पावर कितनी? n पावर है। ठीक है, अब बताओ इस 4 की पावर n में अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 और 5 दोनों है क्या? तो आप देखोगे कि सर इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है। लिखोगे 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है। अतः 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। 4 की पावर n शून्य पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है, n का कोई भी ऐसा मान नहीं है, नेचुरल नंबर में n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n है वो कहां पे समाप्त हो जाए? 0 पे समाप्त हो जाए। ठीक है, इसका कभी भी इकाई अंक है वो 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि सर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएंगे तभी इकाई अंक 0 होगा, अन्यथा इकाई अंक 0 नहीं होगा। ठीक है, ये अपना एग्जाम्पल 1 था। अब देखो नेक्स्ट उदाहरण 2 है 6 और 20। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। ये है अपना एग्जाम्पल 2। हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि लागू करनी है और इस अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 20 का क्या करना है? HCF और LCM ज्ञात करना है। जैसे
सॉल्यूशन देखो इसका, दो संख्याएं दे रखी है, एक तो 6 दे रखा है और एक 20 दे रखा है। हम क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो बताओ इसका भाग जाएगा, पता है सर 2 का भाग जाएगा, तो लगा दो 2 का भाग, कितनी बार, 3 बार। अब 3 में तो 3 का ही भाग जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सर जो संख्या अभाज्य संख्या होती है उसमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। हाँ, 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या में स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। अब यहां पे देखो 20 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए और 6 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड मिले 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मिल गए। अब करेंगे 20 के अभाज्य गुणनखंड, तो 20 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इकाई अंक देखो सर 0, और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। तो इसमें 2 का भाग देंगे कितनी बार, 10 बार गया, 10 में वापस 2 का भाग 5 बार। सर 5 तो एक अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या, तो इसमें 5 का ही भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार, ठीक है। 20 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। ये 20 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। अब हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड तो कर लिए, अब HCF और LCM और ज्ञात करना है। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, आप कहोगे सर इसमें ये देखो 2 कॉमन है, 2 उभयनिष्ठ है, तो एक तो 2 आ गया, ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या और कोई भी गुणनखंड कॉमन है क्या, अब आप ये मत कह देना कि सर आपने ये 2 कॉमन ले लिया, ये 2 रहा, तो क्या इस 2 का एक जोड़ा बना सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो इसके साथ युग्म बना गया, ये इसके साथ एक पेयर बना गया, ठीक है। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, ठीक है। अब LCM और ज्ञात करेंगे, तो LCM सबसे छोटा देखो क्या है सर, 2 है, 2 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया वो देखो, दोनों में 2 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया है सर, 2 बार आया है, दोनों को ही उठा लो, इन दोनों को चक लो, 2 इंटू 2, ठीक है। फिर देखो 2 के बाद सर 3, 1 बार है, तो इसको भी ले लो, ये लो, सभी को लेना है ऐसा मानो, जितने भी हैं वो सभी लेने हैं, लेकिन जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसमें जो ज्यादा बार आ रहा है उसको ही लेना है, ठीक है। 5, ये 5 लो, कर लो LCM, गुणा करो, कितने हुए 15 30 60, तो LCM कितना आ गया, इसका LCM आ गया 60। ये ऐसे करना है हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन में आपको एक बात और बताता हूं, जैसे हमने ये किया था ना, ये वाला कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है, बराबर।
वो इसी क्वेश्चन में देखो अप्लाई करते हैं, ये देखते हैं दोनों का बराबर आता है या नहीं आता। तो देखो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम के। ठीक है, तो चेक करते हैं। पहले तो दोनों संख्या ले लो, क्वेश्चन ये अपना एग्जाम्पल इतना ही था, लेकिन इसमें ये चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूं जो अपने पीछे आगे क्वेश्चन में आएंगे। ये तो पीछे बेसिक किया था ना कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये देख लो एक बार, फिर आगे क्वेश्चन करोगे तो आसानी रहेगी। दो संख्या कौन कौन सी सर? संख्या 6 और 20, दोनों का गुणनफल 6 इंटू 20 बराबर HCF इंटू एलसीएम। सर HCF कितना? 2, तो लिख दो 2 इंटू एलसीएम कितना? 60। ये लो गुणा करो, कितने हुए? 120 और 120। ठीक है, ये दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और एलसीएम के क्या आ गया? बराबर आ गया। तो ये एग्जांपल 2 था। तो ठीक है, आज ये जो क्वेश्चन करवाए हैं 2 वो, और ये जो बेसिक करवाया है वो तैयार करना, कल हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।